तो बच्चों इस चैप्टर का हमारा ये लास्ट टॉपिक रहा है और टॉपिक का नाम है डायमेंशन, जिसको अपन को कंप्लीट करना है। तो कोशिश करते हैं पूरा इसको कंप्लीट करने की। तो डायमेंशन, और डायमेंशन में किसकी बात करनी है? डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो किनको बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सके। अगर ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, उसका मापन कर सकते हो, तो उसको अपन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी में भी आपने सीखा होगा कि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज होती है। कुछ होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है और कुछ होती है जो डराइव्ड होती है यहाँ पे। तो जितनी भी यहाँ पे डराइव्ड यूनिट है बच्चों, जितनी भी यहाँ पे हमारे पास में डराइव्ड यूनिट है, अपन ने सीखा था स्टार्टिंग में भी कौन कौन सी डराइव्ड यूनिट होती है, कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट होती है, सप्लीमेंट्री यूनिट भी अपन ने डिस्कस किया था। तो जितनी भी ड्राइव्ड यूनिट है बच्चों, जितनी भी डराइव्ड यूनिट है, तो अगर उन डराइव्ड यूनिट को, जैसे कि आप लोग एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि फोर्स। तो देखो जितनी भी डराइव्ड यूनिट है हमारे पास में, चाहे फिर वो फोर्स की बात करें, चाहे फिर वो अपन यहाँ पे प्रेशर की बात करें, या फिर आप बात कर सकते हो यहाँ पे कितनी भी मतलब कि कितनी भी डराइव्ड यूनिट हो ना। डराइव्ड यूनिट किनको बोलते हैं? जो फिजिकल क्वांटिटी से बनती है, मतलब उनसे अपन ड्राइव करते हैं यूनिट को, मतलब फंडामेंटल यूनिट से। जो भी फंडामेंटल यूनिट होती है उनसे जो आप नई और यूनिट ड्राइव करते हो, उनको अपन क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं अपन यहाँ पे। फोर्स हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, डेंसिटी हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, और आप लोग और कह सकते हो एक्सीलरेशन हो सकता है। तो ऐसे कई सारी यहाँ पे डराइव्ड यूनिट है। तो अगर आप बच्चों इन डराइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट करते हो किस फॉर्म में? इन फॉर्म में, फंडामेंटल यूनिट की फॉर्म में। देखो हमारे पास में फंडामेंटल यूनिट भी है। फंडामेंटल यूनिट आपको मालूम होना चाहिए कि कितनी यूनिट है? 7 यूनिट है यहाँ पे हमारे पास में, जिसको आप बेस यूनिट के नाम से भी जानते हो, जिनको आप लोग बेस यूनिट भी कहते हो। तो अगर अपन ये जो डराइव्ड यूनिट है, इन डराइव्ड यूनिट को अगर अपन बेस यूनिट से अगर रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर बेस यूनिट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं, जिसको अपन विमाएं कहते हैं। तो डायमेंशन क्या होगी बच्चों? डायमेंशन वो बेस यूनिट होगी जिसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे किसके अंदर? यहाँ पे, मतलब जो भी ड्राइव्ड यूनिट होगी उनको रिप्रेजेंट करेंगे किस फॉर्म में? बेस यूनिट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि जितनी भी बेस यूनिट होती है हमारे पास में, वो सारी की सारी क्या होती है? डायमेंशन होती है। तो अब अगर तो जितने भी ड्राइव्ड यूनिट है बच्चों, उन ड्राइव्ड यूनिट को फंडामेंटल यूनिट में, फंडामेंटल यूनिट कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो बेस यूनिट में उसको रिप्रेजेंट करना, उसी को अपन क्या बोलते हैं? डायमेंशन कहते हैं। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि बेस यूनिट की बात कर रहे हैं, बेस यूनिट को अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? डायमेंशन कह रहे हैं। तो कुल कितनी डायमेंशन होगी? तो जितनी बेस यूनिट होगी यहाँ पे, तो बेस यूनिट हमारे पास में कितनी होती है? स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा था 7 बेस यूनिट होती है, जिसके अंदर फर्स्ट वन है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड एम्पियर, और यहाँ पे केल्विन, मोल और कैंडेला। आपको मालूम होना चाहिए किस किस की यूनिट होती है, ये सारा अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले यहाँ पे। तो अब अगर अपन को इनको रिप्रेजेंट करना है, ये जितनी भी बेस यूनिट होती है ना, इन बेस यूनिट को अगर अपन को रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए अपन यहाँ पे एक ब्रैकेट यूज करते हैं बच्चों, जिसको बोलेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। अपन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, यानी कि जितनी भी डायमेंशन है, उन डायमेंशन को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो किसके अंदर करोगे? आप लोग इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करोगे। तो अब इनके लिए भी आपको सिंबल यूज करना पड़ेगा। तो कौन कौन सा सिंबल यूज करोगे आप लोग किस किस के लिए? तो ध्यान रखो, जब कभी भी मीटर की बात आएगी, मीटर यानी कि आप कह सकते हो कि लेंथ के लिए, अगर आपको लेंथ को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आप जो सिंबल यूज करोगे वो क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे एल यूज करोगे। लेंथ के लिए आप लोग एल यूज करोगे डायमेंशन। किलोग्राम, जहाँ कहीं भी किलोग्राम की बात आएगी उसके लिए आप लोग मास यानी कि एम यूज करोगे। और जहाँ कहीं भी सेकंड आएगा यानी कि टाइम, टाइम के लिए आप लोग यूज करोगे टी यूज करोगे। वहीं अगर बात की जाती है यहाँ पे एम्पियर यानी करंट की बात की जाएगी, तो वहाँ पे उसके लिए आप यूज करोगे ए। और केल्विन जो कि टेम्परेचर की यूनिट है, तो इसके लिए आप यूज करोगे के, कैपिटल के। और मोल के लिए अगर बात की जाए तो मोल के लिए आप लोग मोल ही लिखोगे। अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो मोल के लिए मोल ही लिखोगे। और कैंडेला के लिए अगर बात करें, जो कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है ना, मालूम होना चाहिए आपको। और मोल किसकी यूनिट होती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा की। और कैंडेला के लिए आप क्या यूज करोगे? सी डी यूज करोगे आप लोग ना, सी डी यूज करोगे कैंडेला के लिए। ये आपको मालूम होना चाहिए, है ना। तो ये हमारे पास में 7 यहाँ पे बेस यूनिट होगी, और 7 ही यहाँ पे हमारे पास में डायमेंशन हो गई है, जिसको आपको ध्यान रखना है, जो कि यूज की जाएगी। और मैं बच्चों आपको ये भी बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंटली जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाएगी ना, उसमें से भी कौन कौन सी है इसके अंदर। तो एक तो आपको ध्यान रखना है, एक तो आप लोग याद रख सकते हो, ये लेंथ वाली है ना। कौन कौन सी मैं बता देता हूँ आपको। एक तो ये लेंथ वाली एल वाली यूज़ की जाएगी, और एक ये मास वाली यूज़ की जाएगी, और एक यूज की जाएगी टी की, टाइम की। यानी अपन कह सकते हैं एल और एम, मतलब सबसे ज़्यादा जो यूज़ करने वाली होगी यही होगी।
एल, एम और टी, इन तीनों को अपन सबसे ज़्यादा यूज़ करना होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे बात की जा रही है कि यहाँ पे अपन जो फिजिकल क्वांटिटी होती है या फिर अपन कहेंगे जो डायमेंशन होती है, डायमेंशन को अपन और कैसे समझ सकते हैं, और अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो अपन कैसे करेंगे यहाँ पे, चलिए देखिए। देखो बात की जा रही है यहाँ पे जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं ना, जितने भी डिराइव्ड यूनिट होती है ना, अगर डिराइव्ड यूनिट को अपन इसके अंदर फंडामेंटल मतलब कि फंडामेंटल यूनिट की फॉर्म अगर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसकी डायमेंशन हो जाएगी। जैसे कि बात करें एक अपन यहाँ पे लेते हैं डिराइव्ड यूनिट वॉल्यूम लेते हैं। वॉल्यूम आपको मालूम चाहिए, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको वॉल्यूम लेना है तो उसका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा वहाँ पे, उसके अंदर क्या क्या होगा, आप यूनिट ध्यान रख सकते हो। यूनिट क्या होती है इसकी, सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हो या मीटर क्यूब बोल सकते हो। जो स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें तो वो होती है मीटर क्यूब, यानी जो फॉर्मूला बात करें अगर क्यूब का, अगर क्यूबॉइड की बात करें, घनाभ की बात करें, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ और इंटू हाइट, यही तो फॉर्मूला होता है। और आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे ऑल थ्री, ये जितनी भी यहाँ पे आपको दे रखी यूनिट, ये सारी की सारी क्या है, ये यूनिट है डिस्टेंस के ना, यानी ये कह सकते हैं ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, या क्या कह सकते हो कि तीनों क्या एक टाइप की लेंथ ही है यहाँ पे। तो और आपको मालूम होना चाहिए जब कभी भी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने की बात आएगी तो वहाँ पे जो आप सिंबल यूज करोगे, तो वो जो सिंबल यूज करोगे वो क्या यूज करोगे, एल यूज करोगे आप लोग। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे लेंथ के लिए आप लोग एल यूज करोगे, ब्रेथ के लिए भी आप लोग एल यूज करोगे और हाइट के लिए भी आप लोग एल यूज करोगे। तो जब आप इसको सोल्व आउट करोगे तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, एल। एल की पावर 3 लिख सकते हो आप लोग, पावर 3 लिख सकते हो। आप चाहो तो इसको ब्रैकेट के बाहर ऐसे भी करके लिख सकते हो। दोनों यहाँ पे करेक्ट है, दोनों यहाँ पे सही है, बिल्कुल करेक्ट है ना, दोनों इक्वल है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे अपन ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है, क्या वॉल्यूम के यहाँ पे मास, कुछ यहाँ पे मास वगैरह आ रहा है, क्या मास वगैरह आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। यानी अपन कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम होता है वो मास पे इंडिपेंडेंट होता है, मास का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मास यहाँ पे मतलब मास का कोई रोल नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि जो मास होगा, यानी कि जो भी यहाँ पे मास होगा उसकी यहाँ पे जो डायमेंशन होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे कह सकते हैं कि जीरो होगी यहाँ पे ना, कोई कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। तो आप लोग एम जीरो लिख सकते हो। वहीं पे बच्चों बात करें यहाँ पे टाइम की, तो क्या है, टाइम पे डिपेंडेंट है क्या वॉल्यूम, नहीं, टाइम पे भी डिपेंडेंट नहीं है। तो आप कह सकते हो कि टाइम के लिए भी यहाँ पे क्या होगी, जीरो होगी। तो अगर ओवरऑल अगर अपन बात करें कि वॉल्यूम की अगर अपन को यहाँ पे डायमेंशन लिखनी है तो अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं बच्चों एम जीरो और एल जीरो, सॉरी एल जीरो नहीं यहाँ पे, एल थ्री है ना, एल थ्री यहाँ पे, एल कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और यहाँ पे टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। ये हो गई बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम की डायमेंशन हो चुकी है। अब बच्चों इसमें भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अपन जो बात करेंगे ना यहाँ पे डायमेंशन, तो डायमेंशन जो मतलब कि अपन मेनली डायमेंशन को अपन किसको बोलते हैं, ये जो पावर होती है ना, ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे यहाँ पे जो बेस क्वांटिटी होगी, जो भी हमारा बेस होगा, देखो बेस में एक क्वांटिटी होगी, जैसे ये देखो ये एल यहाँ पे क्या है, ये एक बेस, यहाँ पे बेस है, बेस क्वांटिटी, यहाँ पे एल बेस क्वांटिटी है, एम भी बेस क्वांटिटी है, और टी भी यहाँ पे क्या है, एक बेस क्वांटिटी है। तो इनकी ये जो पावर होती है बच्चों, इनकी ये जो पावर होती है, इसी पावर को अपन क्या बोलते हैं, डायमेंशन। यानी कि अगर इसको रीड किया जाएगा, मैं रीड करना भी बताऊंगा कैसे रीड किया जाता है। अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डायमेंशन होती है वो क्या शो कर रही होती है, वो जो पावर होती है ना उसी को बता रही होती है, जो पावर होती है ना। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि जो भी पावर होती है ना, बेस क्वांटिटी की जो भी पावर होगी, उसी पावर को अपन क्या बोलेंगे, डायमेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, डायमेंशन बोलेंगे। अगर बच्चों इसको रीड करना है तो आप लोग कैसे रीड कर सकते हो, जैसे कि अगर अपन इसको रीड करना है एम जीरो को, अगर इसको रीड करना है तो आप क्या कह सकते हो कि जीरो डायमेंशन। यहाँ पे देखो मास की डायमेंशन कितनी यहाँ पे, तो आप कह सकते हो सर जीरो डायमेंशन है। क्यों, क्योंकि इसकी पावर जीरो है। पावर को अपन को क्या बोलना है, यहाँ पे डायमेंशन बोलना है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी अगर मुझे इसको रीड करना है तो मैं क्या बोलूंगा कि जीरो, क्या कह सकते हो, जीरो डायमेंशन इन मास, यानी मास में इसकी डायमेंशन कितनी होगी, वॉल्यूम के लिए बात करें, अगर वॉल्यूम के लिए बात करें तो जीरो डायमेंशन होगी किसके अंदर, मास में। यानी आप क्या रीड कर सकते हो, जीरो डायमेंशन इन मास, ये आप लोग बोल सकते हो। अगर मैं बात करूं बच्चों लेंथ में, कि लेंथ में कितनी होगी डायमेंशन, तो आप क्या कह सकते हो, जैसे मैं इसको लिखता हूं एल टू द पावर 3, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 डायमेंशन। इसको रीड कैसे करोगे बच्चों, 3 डायमेंशन इन लेंथ, आप ये कह सकते हो 3 डायमेंशन इन लेंथ कह सकते हो, 3 डायमेंशन इन लेंथ, ये आप लोग इसको रीड करोगे। और ऐसे आपको रीड करना है। टाइम के लिए बात करोगे तो टाइम के लिए आप कह सकते हो कि 0 डायमेंशन इन टाइम, ये आप लोग बोल सकते हो। यानी कि यहाँ पे अपन कहना क्या है, जो भी पावर होगी, पावर के लिए अपन क्या वर्ड यूज करेंगे, डायमेंशन वर्ड यूज करेंगे। और ध्यान रखिएगा ये जो पावर होता है, पावर को अपन एक और नाम से जानते हैं, एक्सपोनेंट, है ना। आप चाहो तो बच्चों इसको पावर को आप लोग एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, है ना। पावर को अपन एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो भी गाते होती है ना, गातों को अपन क्या बोलेंगे, विमा बोलेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आई थिंक बच्चों अब आपको ये समझ में आया होगा।
तो ये डायमेंशन अपन सीख ली। डायमेंशन का मतलब क्या होगा बच्चों, पावर होगा, ये बात ध्यान रखना। चलिए अब इसके बाद में बच्चों एक और वर्ड सीखते हैं अपन यहाँ पे, डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, चलिए इसको सीखते हैं अपन, यानी विमाई सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ पे, डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला किसको बोलते हैं, कि जो भी हमारी, यानी कि जो भी हमारी क्वांटिटी होगी उस क्वांटिटी को जो बेस क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करना, यानी कि जो भी क्वांटिटी कोई सी भी हो सकती है बच्चों, एक चीज का ध्यान, फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, क्वांटिटी ना, फिजिकल कोई भी क्वांटिटी हो, कोई भी राशि हो फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल चाहे वो फोर्स में, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया यहाँ पे, डेंसिटी होगी, स्ट्रेस हो गया वहाँ पे, और यहाँ पे टॉर्क वगैरह हो गया वहाँ पे, तो जितने भी क्वांटिटी है उसको जो आप बेस क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर रहे हो, और बेस क्वांटिटी कौन कौन सी है आपको मालूम होना चाहिए, कौन कौन सी होगी वहाँ पे, वही होगा वहाँ पे, लेंथ होगा, मास होगा, टाइम होगा, टेम्परेचर होगा वहाँ पे, मोल होगा वहाँ पे, और कैंडेला होगा वहाँ पे, एम्पियर होगा, तो वो बेस क्वांटिटी। तो उस बेस क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करने को अपन क्या बोलते हैं वहाँ पे, डायमेंशन फॉर्मूला। जैसे कि मैं बताता हूँ देखें, तो डायमेंशन फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, जैसे अभी जस्ट अपन बात करी, अगर मैं फोर्स की बात करूँ, चलो फोर्स का और देख लेते हैं पहले एग्जाम्पल। तो फोर्स की बात करें तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आप क्या कह सकते हो कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना, तो अपन कैसे निकालेंगे, आपको मालूम होना चाहिए, फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए। एम का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे मास है, और एक्सीलरेशन को आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, एक्सीलरेशन को लिखोगे आप लोग लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, है ना, पता है ना कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। और मास की यहाँ पर डायमेंशन क्या होगी, तो मास के लिए आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे सिंबल क्या यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है बच्चों, यहाँ पे एम यूज किया जाएगा, एम। तो एम कितना है, यहाँ पे 1 है, तो 1 को लिखना जरूरी नहीं है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। लेंथ का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ये एल, और टाइम का क्या हो जाएगा, टाइम अपॉन में, ये अपॉन में टाइम, और टाइम का भी क्या है, स्क्वायर है यहाँ पे, और इसको आपको ऊपर लेकर आओगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, एम एल टी माइनस 2, ये आप लोग लिख सकते हो। तो ये जो आपने लिखा ना बच्चों, ये यानी अपन कह सकते हैं कि जो फोर्स, फोर्स का आप लोग लिखोगे ना, तो ये जो एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2, ये जो एम एल टी माइनस 2 है, एम एम 1, आप 1 चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन अपन को पता है कि पावर में अगर 1 नहीं भी लिखा हो तो अंडरस्टूड होता है, एम एल टी माइनस 2। तो ये जो एम एल टी माइनस 2 होता है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला कहते हैं। यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला ना, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं इसको, क्या बोला जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। यानी क्या करता है कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो भी हमारी क्वांटिटी होता है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, बेस क्वांटिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना। यानी कोई पूछे कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लोग ये लिख सकते हो, एम एल टी माइनस 2। इसको अगर आपको रीड करना है, अगर आपको इसको रीड करना है तो रीड कैसे करोगे, अभी जस्ट बताया आपको। जैसे अगर मुझे इसका रीड करना होता है कि मास की डायमेंशन कितनी होगी, तो आप क्या कहोगे कि 1 डायमेंशन इन मास, है ना, आप क्या कह सकते हो बच्चों, 1 डायमेंशन इज मास। देखो इसको रीड कैसे करना होगा, नॉर्मली अपन इसको कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे रीड करते हैं इसको रीड करते हैं कि भाई एम एल टी माइनस 2, ऐसे रीड करते हैं। बाकी अगर आप इसको और अच्छे से रीड करना तो आप क्या कह सकते हो कि 1 डायमेंशन इन मास, 1 डायमेंशन इन लेंथ, और -2 डायमेंशन, आप क्या बोलोगे, -2 डायमेंशन इन टाइम, ऐसे रीड करना होता है इसको, ठीक है। यानी कि ये जो पावर होती है ना, ये पावर ही क्या बताती है, डायमेंशन बताती है। कोई कहता है कि कितनी डायमेंशन है, टाइम में कितनी डायमेंशन है, तो आप क्या कहोगे, -2 डायमेंशन है। कोई कहते हैं कि भाई जो फोर्स है, फोर्स के लिए अगर बात करें तो वहां पर जो लेंथ में कितनी डायमेंशन होती है, तो आप क्या कहोगे, सर 1 डायमेंशन होती है। अगर मास के लिए बात करें तो मास के लिए कितनी डायमेंशन होगी, तो 1 डायमेंशन होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना। यानी कि जो पावर होगी, जो एक्सपोनेंट होगा, जो घात होगी, वो यहाँ पर क्या बता रही होगी, डायमेंशन को बता रही होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। तो आई थिंक बच्चों ये डायमेंशन फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक और टर्म आती है हमारे, डायमेंशनल इक्वेशन। एक और टर्म आ रही है यहाँ पे, डायमेंशनल इक्वेशन। तो किसको बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन, चलिए इसको भी समझ लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। तो डायमेंशनल इक्वेशन अगर बात करें यहाँ पे, डायमेंशनल इक्वेशन, अरे डायमेंशनल इक्वेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपल सा बेसिक, बीच में क्या कर दो आप लोग, एक इक्वल का साइन लगा दो बस। डायमेंशनल अगर इक्वेशंस की बात की जाएगी तो बच्चों बीच में आपको क्या करना है, एक इक्वेशन का साइन लगा देना। जैसे कि बात करें फोर्स के लिए बात करें, आपको पता है कि अभी जस्ट अपन ने सीखा जो फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन क्या निकल के यहाँ पे पूरी ओवरऑल डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन के आया था, यही बन के आया था। तो अगर अपन इसको क्या करें, इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे, जैसे कि है फोर्स का आप इधर लेफ्ट साइड में लिख लो, ये फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल और टी माइनस 2, ये होगी हमारी इक्वेशन होगी।
इसको भी कैसे समझेंगे अपन यहाँ पे इक्वेशन को, मतलब अपन अगर इक्वेशन समझना तो इक्वेशन अपन क्या बोल सकते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन से अपन क्या समझ सकते हैं, यहाँ पे डायमेंशनल इक्वेशन को अपन को उसको समझाना है किसी को, तो अपन क्या कहेंगे डायमेंशनल इक्वेशन के लिए, अपन कहेंगे बच्चों की डायमेंशनल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है जो भी हमारी बेस जो क्वांटिटी होती है, हमारी जो भी बेस मतलब कि बेस नहीं है, जो भी हमारी जो क्वांटिटी होती है, जो भी क्वांटिटी, जो आप कह सकते हो डिराइव्ड क्वांटिटी कह सकते हो, डिराइव्ड यूनिट कह सकते हो, कि जो भी हमारी जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, तो उस क्वांटिटी को जो रिप्रेजेंट कर रही होती है बेस क्वांटिटी की फॉर्म में, तो डिराइव्ड यूनिट को बेस क्वांटिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए जो इक्वेशन यूज की जाती है उस इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। अगर सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला की बात की जाएगी तो अपन सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसा लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए जैसे कि एक और अपन बात करें यहाँ पे, जैसे मैं बात करता हूँ बच्चों प्रेशर की, आपको मालूम होना चाहिए जो प्रेशर होता है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर होता है यहाँ पे मास अपॉन मास नहीं फोर्स अपॉन, है ना, फोर्स अपॉन होता है एरिया होता है, यही होता है। और फोर्स की जस्ट अपन ने भी डायमेंशन देखी क्या थी, m1 L1 T-2, है ना, तो ये m1 L1 ऐसे लिखना जरूरी नहीं होता है, चलो फिर भी मैं लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और एरिया आपको पता है, एरिया क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू लेंथ, है ना, लेंथ इंटू लेंथ ही तो होता है, मीटर स्क्वायर कह सकते हो आप लोग, सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हो, तो इसकी यूनिट क्या होगी यहाँ पे, लेंथ यानी L टू द पावर 2 होगी यहाँ पे, ठीक है, L टू द पावर 2 होगी। अगर आप लोग इसको ऊपर लेकर आओगे तो इसका जो फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या बन के आ जाएगा, m1, अब 1 में लिख नहीं रहा हूँ मैं, डायरेक्ट आप अंडरस्टूड होगा। अब ये L ऊपर आएगा तो यहाँ पे पावर -1 हो जाएगा, L-1, और ये कैसे कर रहा हूँ मुझे पता है, मुझे मतलब कि मैं ये समझ सकता हूँ कि बच्चों ये आपको आता होगा यहाँ पे, है ना, सिंपल सा है यहाँ पे, जैसे एलजेब्रा को सोल्व करते हैं ना वैसे ही है यहाँ पे, ऐसा कुछ यहाँ पे हार्ड एंड टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। L2 ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगी पावर, -2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा यहाँ पे। तो अपन अगर यहाँ पे बात करें बच्चों, अगर कोई आपसे कहता है कि बताइए चलो प्रेशर का, जो भी प्रेशर होता है प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए आप लोग, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, तो प्रेशर का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला की बात की जाए तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखोगे आप लोग, ये लिखोगे mL-1 T-2। रीड करना तो आप क्या कह सकते हो कि मतलब कि 1 डायमेंशन इन मास, -1 डायमेंशन इन लेंथ, -2 डायमेंशन इन टाइम, ये आप लोग रीड कर सकते हो। अगर कोई कह दे कि इसका इक्वेशन लिखिए, डायमेंशनल इक्वेशन लिखिए, तो कैसे लिख सकते हो आप लोग, बिल्कुल सिंपल सा, आपको बीच क्या करना है, वन साइड आपको प्रेशर लिखना है, बीच में इक्वल लगाना है, और आप इसको राइट साइड में क्या लिख दोगे, mL-1 और T-2, बस ये हो गया हमारी डायमेंशनल इक्वेशन हो चुकी है बच्चों, ठीक है, हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल वेल डन यहाँ पे, ठीक है। चलेगा आगे बढ़े अपन यहाँ पे, अब आगे मूव करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आगे अपन बात करें यहाँ पे कि कुछ देखो यहाँ पे, अब ऐसा भी जरूरी भी नहीं है कि बच्चों की हर एक क्वांटिटी की, याद रखोगे ऐसा जरूरी नहीं है कि जितनी भी क्वांटिटी हो, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उन सभी की क्या हो, डायमेंशन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कुछ क्वांटिटी तो ऐसी होती है जिनकी कोई डायमेंशन ही नहीं होती है, और ऐसी कोई भी क्वांटिटी बच्चों जिसकी डायमेंशन नहीं होगी उसको अपन बोलेंगे डायमेंशनल लेस, है ना, डायमेंशन मतलब डायमेंशनल लेस बोलेंगे अपन, डायमेंशनल लेस, हाँ डायमेंशन लेस, है ना, क्या कहेंगे डायमेंशनल, मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोलेंगे, है ना, विमाहीन राशि कहेंगे अपन क्वांटिटी। जैसे कि अपन बात करें यहाँ पे एग्जांपल लें, मतलब कि जैसे कि बात करें जहाँ पे इसकी एंगल की बात करें बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए जो एंगल होता है यानी कि जो थीटा होता है, थीटा का जो रिलेशन होता है बच्चों, मतलब जो फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है अपन ने पढ़ा भी था स्टार्टिंग में, आपको मालूम होना चाहिए थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, पढ़ा था, याद आपको याद होना भी चाहिए। और आपको मालूम होना चाहिए जो आर्क होता है, आर्क होती है लेंथ होती है ना, आर्क क्या होती है, लेंथ होता है, जो चाप होता है वो एक लेंथ होती है, और अगर रेडियस की बात करें तो ये भी क्या होती है, लेंथ होती है। अगर आप लोग लेंथ की अगर डायमेंशन लिखोगे तो क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, और अपॉन में अगर इसकी लेंथ की भी लिखोगे ये भी क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। तो एल अगर कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग कह सकते हो यहाँ पे कोई विमा होगी नहीं यहाँ पे ना, यानी आप कह सकते हो यहाँ पे M0 L0 T0, ये आप लोग लिख सकते हो, यानी कि 0 इन मास, 0 डायमेंशन इन मास, 0 डायमेंशन इन लेंथ, 0 डायमेंशन इन टाइम, किसके लिए, एंगल के लिए। तो यहाँ पे कोई यहाँ पे डायमेंशन निकल के आ रही है क्या, नहीं निकल के आ रही है। इट मीन्स अपन कह सकते हैं कि जो एंगल होती है बच्चों ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। चलेगा, आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं, कुछ पॉइंट है डायमेंशन से रिलेटेड ही कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे कि बात करें बच्चों,
कुछ नोट है, आपको कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं, कंसीडर रखने हैं, आपको हमेशा दिमाग में रखने हैं। देखो, जब कभी भी आप लोग डायमेंशन फाइंड कर रहे होंगे ना, किसी के भी अगर डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड कर रहे होंगे, बना रहे होंगे, आप लोग इक्वेशन लिख रहे होंगे, तो उस केस में आपको वहाँ पे जो भी मैग्नीट्यूड होगा, जो भी हमारी क्वांटिटी होगी ना, क्वांटिटी का जो भी मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड यानी कि उसका जो परिमाण होगा, उस परिमाण को नहीं लेना अपन, उसको मैग्नीट्यूड को उसको कंसीडर नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड को कंसीडर नहीं करोगे, मैग्नीट्यूड को कंसीडर नहीं करोगे। जैसे होता है ना कि भाई अगर मुझे 20 न्यूटन हो गया, जैसे फोर्स हो गया, फोर्स 20 न्यूटन, अगर इसकी मुझे डायमेंशन लिखनी है तो आप क्या लिखोगे? ऐसा नहीं लिखोगे भी 20 लिख दिया, फिर उसके बाद में लिख रहे हो आप लोग M1 L1 मतलब M1 L1 T-2 ना, अपन ऐसे रीड करते हैं, बाकी एक्चुअल में यहाँ पे M0 मतलब M0 नहीं ML T-2 ऐसा होगा ना, चलेगा। तो अपन वहाँ पे जो इसके जो भी मैग्नीट्यूड होगा ना, मैग्नीट्यूड यानी इसका जो परिमाण होगा, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। जब भी अपन यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेंगे या फिर डायमेंशनल इक्वेशन की बात करेंगे, तो वहाँ पर अपन उसके मैग्नीट्यूड को कंसीडर नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ध्यान रखोगे आप लोग, सिंपल सा पॉइंट है। एक पॉइंट बच्चों आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप कोई भी 2 डायमेंशन, कभी भी अगर कोई डायमेंशन को अगर आप लोग ऐड करना चाहते हो, कभी भी आप डायमेंशन को अगर उसको चाहे ऐड करना चाहते हो, चाहे फिर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, चाहे आप ऐड करना चाहते हो, चाहे आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, ध्यान रखिएगा, आप कोई भी 2 डायमेंशन को तभी आप उसको ऐड कर सकते हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कब? जब वो डायमेंशन क्या हो बच्चों? सेम हो। ध्यान रखिएगा, सेम डायमेंशन को आप क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। डिफरेंट डायमेंशन को ना ऐड किया जाएगा, ना ही सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। आप कभी ऐसा नहीं करोगे कि भाई आप क्या करो यहाँ पे कि मास के अंदर है ना, मतलब कि जो मास की जो डायमेंशन होती है वो m होती है और उसकी जो लेंथ की जो डायमेंशन होती है वो l होती है। इन दोनों को आप लोग ऐड कर दो, लिख दो कि भाई यहाँ पे 2 ml लिख दो या फिर ml लिख दो, यहाँ पे नहीं, आप इनको ऐड कर ही नहीं सकते, इस बात का ध्यान रखना। यानी कि जो भी डिफरेंट डायमेंशन जो होती है उनको आप ऐड नहीं करोगे, सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी को आप क्या करोगे? उसको ऐड करोगे या फिर सब्ट्रैक्ट करोगे। और मैं बच्चों बता दूं आपको, ये जो बात मैं आपको कह रहा हूं, ये जो बात आपको कही जा रही है कि जो सेम डायमेंशन जो होती है उन्हीं को ऐड किया जाता है और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इसी प्रिंसिपल को बच्चों एक नाम से जानते हैं जिसको बोला जाता है द प्रिंसिपल ऑफ। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, जो भी आपके यहाँ पे जो लोकल जो एग्जाम होते हैं ना, वो क्लास एग्जाम, उसमें अंदर पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ, मतलब होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो ये आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि क्या होता है यहाँ पे होमोजेनिटी। याद रखिएगा, द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, इसको अपन हिंदी में भी बता देता हूँ, टेंशन मतलब आप लोग, हिंदी में इसको कहते हैं विमाओं की समघातता विमाओं की समघातता सिद्धांत कहते हैं इसको ना। चलिए ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है, कोई भी अगर आपसे पूछता है कि बताइए द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यहाँ पे जी लिखा हो ना, द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि ये वाला, यानी कि किसी मतलब कि जब भी सेम डायमेंशन को मतलब कि सेम डायमेंशन को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, डिफरेंट को ना ऐड किया जा सकता है ना ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? होमोजेनिटी कहते हैं। और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए, जो होमो वर्ड यूज किया जाता है सेम के लिए ना, होमो का मतलब भी होता है सेम, है ना, सेम मीनिंग होता है। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट है ये लो। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हो गए जो आपको ध्यान रखने हैं। एक और बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर है यहाँ पे थर्ड पॉइंट है बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी आपको डायमेंशन को ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास में कोई भी डायमेंशन है, अगर आप उन डायमेंशंस को क्या करना चाह रहे हो? उनको मल्टीप्लाई, आप चाह रहे हो उनको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, या फिर आप उनको क्या करना चाह रहे हो? डिवाइड करना चाह रहे हो। चाहे मल्टीप्लाई की बात की जाए, चाहे फिर डिवाइड की बात की जाए, तो उसको जब मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो ये ऑपरेशन करने के लिए आप बिल्कुल इनको डायमेंशन को ऐसे ट्रीट कर सकते हो जैसे कि एलजेब्रा की जैसे आप ट्रीट कर सकते हो बच्चों। होता है ना कि एलजेब्रा को अपन कैसे सोल्व करते हैं, जैसे होता है ना कि जैसे एक्स होता है, अगर एक्स को मुझे एक्स से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या लिखते हो? एक्स स्क्वायर लिखते हो। ऐसे ही बच्चों, अगर आपको डायमेंशन है, जैसे डायमेंशन एल है और डायमेंशन यहाँ पे भी एल है, अगर इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पर आप लोग पावर लिख सकते हो। यानी कि जो एलजेब्रा के अंदर जो अपन यहाँ पे यूज करते हैं ना, फॉर्मूले वगैरह, जो मतलब कि जो मेथड यूज करते हैं, वो मेथड आप यूज कर सकते हो इनके लिए। किसके लिए? मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ही और बात करें, डिफरेंट आप इनको वेरिएबल की तरह भी कंसीडर कर सकते हो बच्चों। आप चाहो तो इनको वेरिएबल की जैसे कंसीडर कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूँ, आप
एक दो और एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए आपको, है ना। चलिए जैसे कि बात करना है कि मुझे अगर x और y को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मैं x और y को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ। इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा, लिख दिया ऐसे। ऐसी बात आती है यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे l को और मुझे अगर m को अगर मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या इनको मल्टीप्लाई पावर लगा दूंगा क्या? इनकी नहीं लिखाऊंगा, मैं इसको एज इट इज लिखूंगा और l और m लिख दूंगा बेस्ट डायरेक्ट, ठीक है। वहीं अगर यहाँ पे x और मल्टीप्लाई करता मैं यहाँ पे, अगर मुझे x को और मल्टीप्लाई करना था तो मैं यहाँ पे क्या कर देता? x स्क्वायर कर देता। क्या कर देता? x स्क्वायर कर देता। ऐसे अगर मुझे l को और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता तो मैं यहाँ पे क्या कर देता? l स्क्वायर कर देता। वैसे ये आप स्क्वायर को अंदर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल यहाँ पे। तो ये जो 3 पॉइंट है बच्चों, जो मैंने अभी आपको बताए हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान रखने हैं। याद रख लोगे आप लोग? याद रखोगे? बस यही है डायमेंशन के अंदर। बस तो हो गया, बस डायमेंशन का हो गया। हाँ, बस आपको एक बात और ध्यान रखनी है, आपको एक और ध्यान रखनी है कि जब भी अपन डायमेंशन की इक्वेशन की बात करेंगे ना, जब भी डायमेंशनल इक्वेशन की बात करेंगे, देखो इधर देखो, जब कभी भी डायमेंशनल इक्वेशन की बात की जाएगी तो उसमें याद रखिएगा उसका जो लेफ्ट साइड है और उसका जो राइट साइड है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या होना चाहिए? दोनों में जो डायमेंशन आनी चाहिए ना, वो क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए और सेम आनी चाहिए बच्चों। लेफ्ट और राइट साइड, जो भी लेफ्ट साइड और राइट साइड होगी ना, उनकी जो डायमेंशन आनी चाहिए दोनों साइड में वहाँ पे सेम आनी चाहिए। अगर सेम आनी ही चाहिए, अगर सेम नहीं आती इट मीन्स आपने वहाँ पे कुछ गलती की है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। याद रखोगे? एग्जाम्पल से लेकर चले, जैसे कि आपकी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये कह रहा था कि और डायमेंशन आएगी बच्चों, इक्वल आएगी। ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल भी रहने वाली है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल ले अपन यहाँ पे चलिएगा। और जैसे ये है x, मेरे पास ना बच्चों एक इक्वेशन लिख रखी है, x इज इक्वल टू x नोट, और यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो v नोट t प्लस और हाफ ए टी का स्क्वायर। ये आपके पास में इक्वेशन लिख रखी है। अब ये कह रहा है कि आपको यहाँ पर क्या करना है? इक्वेशन को इसको प्रूव करना है कि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में, यहाँ पे जो भी लेफ्ट साइड में जो डायमेंशन है, जो भी यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो डायमेंशन यानी जो LHS में जो डायमेंशन आएगी, क्या वो इक्वल होगी? क्या RHS के इक्वल होगी? क्या ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। तो क्या अपन प्रूव कर सकते हैं? क्या बिल्कुल सिंपल सा अभी करके बता देते हैं। देखो L, अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो बच्चों ये क्या है? L है। आपको सॉरी X है यहाँ पे ना, X आपको पता होना चाहिए। X क्या होती है? ये लेंथ के लिए। ये आपको मालूम चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन है, ध्यान रखिएगा इक्वेशन ऑफ मोशन है, आप लोग पढ़ोगे, इसके बाद वाले चैप्टर के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, X यहाँ पे क्या है बच्चों? लेंथ है। और आपको पता होना चाहिए कि जो x अगर यहाँ पर लेंथ है तो लेंथ की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी? L होगी, ये L होगी, ये लिख दिया मैंने। तो LHS आ रही है लेफ्ट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में L आ रहा है, तो राइट हैंड साइड में भी क्या आना चाहिए? ये ही डायमेंशन आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो इट मीन्स आपने यहाँ पे गलत कर दिया है। करें अपन यहाँ पे सोल्व, चलिए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लेते हो, यहाँ पर राइट हैंड साइड लेते हो, LHS लेते हो, तो x नोट प्लस v नोट t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो x नोट का मतलब क्या है? x नोट भी क्या है बच्चों? यहाँ पर लेंथ है, और लेंथ को आप क्या लिख सकते हो? L लिख सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद में बच्चों v नोट, आपको पता होना चाहिए जो v नोट है, v यहाँ पे क्या है बच्चों? वेलोसिटी है। और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड, मीटर यानी कि क्या होता है? लेंथ। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हो? लेंथ लिख सकते हो। अपॉन में क्या है यहाँ पे? मतलब अपॉन में क्या है? टाइम है, तो टाइम क्या भी लिखो यहाँ पे t, ये मैंने t लिख दिया, अपॉन में टाइम। और आपको ये साथ में जो मल्टीप्लाई में t हो रहा है इसको नहीं भूलना है। मल्टीप्लाई में और t है ना, तो मल्टीप्लाई में t है, तो मल्टीप्लाई में और एक और डायमेंशन लिखो। टाइम की डायमेंशन क्या हो जाएगी? t हो जाएगी, t प्लस हाफ ए। यहाँ पे देखो बच्चों, अच्छा आपको कोई मैग्नीट्यूड को तो लेना ही नहीं है, मैंने बताया ना मैग्नीट्यूड को तो आपको कंसीडर करना ही नहीं है। तो चलिए मैग्नीट्यूड को भूल जाइए आप लोग, ये मैग्नीट्यूड को भूल जाते हैं। हाफ को तो लेना ही नहीं है। ए देखो, ए की बात करें तो ए यहाँ पे क्या है बच्चों? एक्सीलरेशन यहाँ पे। और एक्सीलरेशन आपको पता होना चाहिए, एक्सीलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मीटर की डायमेंशन क्या होगी? मीटर की डायमेंशन होगी यहाँ पे L, ये L अपॉन, और सेकंड स्क्वायर यानी कि टाइम। सेकंड क्या है? टाइम ही तो, टाइम की डायमेंशन क्या होगी? टी स्क्वायर होगी, टी स्क्वायर। और यहाँ पे ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये और मल्टीप्लाई में इसको भी नहीं भूलना है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हो? टी स्क्वायर लिख सकते हो। और आप चाहो तो देखो, मैं कहा ना कि जब भी मल्टीप्लाई की बात आएगी, डिवाइड की बात आएगी, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो? जो जैसे अलजेब्रा को सोल्व करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो आप इसको सोल्व करोगे, देखो ये टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो बच क्या रहा है हमारे पास में? फाइनली जो हमारे पास में वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है बच्चों यहाँ पे L और प्लस L और प्लस यहाँ पे भी L बच के आ रहा है। तो आप जब इनको ऐड करोगे तो ऐड कर सकते हैं क्या? इनको बिल्कुल कह सकते हैं द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशन। आपने पढ़ा था अभी जस्ट
यानी सेम डायमेंशन है तो आप उसको ऐड कर सकते हो। अगर आप इसको ऐड करोगे तो बच्चों तो क्या आ जाएगा, 3L आ जाएगा। ठीक है, 3L ही तो आएगा अगर आप इनको ऐड करोगे। और आपको मालूम होना चाहिए जब भी अपन डायमेंशन की बात करते हैं तो अपन मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे होते हैं, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, सिर्फ L लिखोगे, जो कि यहाँ पे प्रूव हो गया। आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर अपन ने प्रूव कर दिया LHS इज इक्वल टू RHS, अपन ने प्रूव कर दिया। और यही तो करना था अपन को, बस ये अपन प्रूव कर सकें, ये हो गया हमारा प्रूव। देखो तो ये हमेशा इक्वल आना चाहिए बच्चों, अगर इक्वल नहीं आ रहा तो इट मींस अपन वहां पर कुछ गलती कर रहे हैं। चलेगा। अब तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है, आपकी बुक का ही है, NCERT आप लोग हेल्प ले सकते हो। कहता है कि लेट अस कंसिडर एन इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको दे रखी है, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी, v इट्स वेलोसिटी, g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ना ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो अपन बोलते ही हैं, h यहाँ पर हाइट है। ये कह रहा है कि चेक वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है क्या, चेक करना है, चेक करना क्या ले रखा है यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल है, मुझे पता है। और आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या बताता है, और आप तो सब फेमिलियर होंगे, आपको मालूम होना चाहिए हाफ mv² किस क्या होती है, mgh क्या होता है यहाँ पे, ठीक है ना। चलेगा, तो अपन इसको ट्राई करते हैं। तो बच्चों आपके पास में इक्वेशन दे रखी है, हाफ mv² इज इक्वल टू mgh। आपको इसको प्रूव करना है डायमेंशनली। प्रूव करने के लिए आपको पता होना चाहिए, एक बार अपन को लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना पड़ेगा। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं अपन, हाफ mv²। तो अपन इसको डायमेंशनली प्रूव करना है बच्चों। अगर डायमेंशनली प्रूव करना होता तो आपको मालूम है यहाँ पे मैग्नीट्यूड का कोई रोल नहीं है, तो मैग्नीट्यूड को भूल जाओ आप लोग यहाँ पे। तो अपन यहाँ पे मैग्नीट्यूड कंसीडर नहीं करेंगे। तो क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट mv² को यहाँ पे कंसीडर करूँ क्या, बिल्कुल इसी को कंसीडर करना है। m यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में पहले से गिवन है, यहाँ पे मास है यहाँ पे। तो मास की डायमेंशन क्या होती है, m होती है, और v है यहाँ पे, v मतलब कि मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड यानी कि मीटर पर सेकेंड, और मीटर की डायमेंशन क्या होती है, मीटर की डायमेंशन होती है l, और ऊपर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा आपको। और टाइम आएगा, मीटर पर सेकेंड होता है ना v, तो अपॉन में टाइम, या टाइम की डायमेंशन होती है t, और इसकी भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो सोल्व क्या आएगा फाइनली, इस टी को आप ऊपर लेकर आ जाओ। तो जब आप टी को ऊपर लेकर आओगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, m और l लिख दो, मैं अंदर लिख सकते हैं, और t -2 हो जाएगा। ये हो गया बच्चों यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, जो कि बिल्कुल सिंपल है। ओके, ये लेफ्ट, इसको आगे सोल्व किया भी जा सकता है। रीड करना तो कैसे रीड करोगे, 1 डायमेंशन इन मास, 2 डायमेंशन इन लेंथ, और -2 डायमेंशन इन टाइम। अब केवल या काम तो यहीं से नहीं बनेगा, आपको RHS भी सोल्व करना पड़ेगा। तो RHS इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों यहाँ पे कि RHS क्या है, mgh। तो m आपको पता होना चाहिए, पहले भी क्वेश्चन में कह रखा है, m यहाँ पे क्या है, मास है बच्चों, क्या है, मास। और मास की डायमेंशन क्या होती है, m होती है, ये m लिख देते हैं अपन। और g बच्चों, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन कोई सा भी हो, ग्रेविटेशनल हो या फिर कोई सा भी एक्सीलरेशन हो, तो उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर यानी कि लेंथ, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मतलब डायमेंशन क्या होती है, L होती है। और यहाँ पे सेकेंड इसका स्क्वायर है, सेकेंड स्क्वायर यानी टाइम स्क्वायर, और टाइम स्क्वायर यानी कि t की पावर 2 कर लोगे आप लोग, t टू द पावर 2। और h यहाँ पे क्या है, लास्ट में हाइट, और हाइट क्या आपको मालूम होती है, डायमेंशन होती है L होती है। आप इसको सोल्व आउट करोगे तो क्या बन जाएगा, m बन जाएगा, यहाँ पे L2 बन जाएगा, और नीचे ये अपॉन में क्या है, t -2 है, सॉरी t2 है, और ये t2 को आप ऊपर लेकर आओगे तो ये बन जाएगा m1 और L2 और t -2। क्या आपको यही लेकर आना था क्या, बिल्कुल यही लेकर आना था। तो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, और अपन ने ये क्या कर दिया, हैंस प्रूव कर दिया बच्चों। ठीक है, यही तो करना था अपन को। चलिए देखो यहाँ पे सोल्व कर लिया अपन, हैंस प्रूव हो गया यहाँ पे। चलिए अब इसके बाद अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2.16 है यहाँ पे। और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द SI यूनिट ऑफ एनर्जी जूल इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, दैट ऑफ ए स्पीड v, यहाँ पे v है, मतलब v आता है यहाँ पे, और v इज मीटर पर सेकेंड है, एक्सीलरेशन इज a इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। विच ऑफ द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी गिवन बिलो कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट, m स्टैंड फॉर द मास। क्या कहता है यहाँ पे, देखो ये कह रहा है कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है बच्चों यहाँ पे एनर्जी दे रखी, ऐसा यूनिट दे रखी एनर्जी की, ऐसा यूनिट दे रखी एनर्जी की। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो SI की जो मतलब कि ऐसा यूनिट जो होती है ना एनर्जी की, वो क्या होती है, जूल ही होती है, जूल है ना, जूल होती है। और इसको भी इन्होंने दे रखा है कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकेंड पावर -2। तो आपको क्या 2, तो आप इसके अगर डायमेंशन भी लिखते हो तो बच्चों डायमेंशन क्या हो जाएगी इसके, किलोग्राम की डायमेंशन क्या होगी यहाँ पे, m हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे मीटर है ना, यहाँ पे m मीटर है,
और मीटर की डायमेंशन क्या होती है आपको पता है, लेंथ, और लेंथ की पावर 2 करना पड़ेगा, ये 2, और टाइम है यहाँ पे, टाइम की पावर क्या हो जाएगी -2, ये डायमेंशन हो गई यहाँ पे। तो अब ये देखना है कि ये सेम डायमेंशन और किसकी आ रही है यहाँ पे, और ये सेम डायमेंशन किसकी आ रही है, चेक करें अपन यहाँ पे। चलिए सबसे पहले वाला अगर 1 वाले को अगर चेक करते हैं, सबसे फर्स्ट वाले को, अगर सबसे 1 वाले को अगर अपन चेक करते हैं यहाँ पे, ए ऑप्शन को अगर आप लोग चेक करोगे, देखो तो सबको चेक करेंगे अपन यहाँ पे। सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर ए को चेक करता हूँ। अगर ऑप्शन ए को चेक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ये आ रहा है m स्क्वायर v स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे। और m क्या आपको पता है, m क्या होता है, m होती है बच्चों यहाँ पे, m मास के लिए बोल रहा है यहाँ पे ना, क्वेश्चन में गिवन है m का मतलब यहाँ पे मास है, तो मास की यहाँ पे डायमेंशन क्या होगी, मास की डायमेंशन होगी m होगी, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। v का बच्चों v क्या होती है, v आपको पता होना चाहिए, v होती है यहाँ पे वेलोसिटी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड यानी कि लेंथ अपॉन टाइम होगा, तो लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी, एल, डायमेंशन है ना, एल हो जाएगा, और एल की भी यहाँ पे पावर 2 लिखनी पड़ेगी, पावर 2, और अपॉन में T2 लिखोगे, T2 लिखोगे, T2। अगर आप इसको सोल्व भी करते हो, तो सोल्व करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे फाइनली M2 L2 और T-2 बच्चों, ये बन के आएगा, यानी ए ये बन के आ रहा है। तो क्या ये हमारा ए करेक्ट बैठ रहा है, क्या नहीं बैठ रहा बच्चों, ए तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि तो इसकी डायमेंशन कुछ और आ रही है, और यहाँ पे आप लोग देखोगे यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला अलग है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आना चाहिए बच्चों, ML2 T-2, ये हमारा आना चाहिए। अगर ये आता है तो हमारे लिए करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, चलिएगा, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में देखते हैं सेकंड बी को चेक करते हैं। अगर आप लोग बी को चेक करते हो तो बी दे रखा है यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर। अगर पता है कि मैग्नीट्यूड को तो कंसीडर करना नहीं है, तो मास, एम का मतलब क्या है, मास, तो मास की डायमेंशन लिखो, आप डायरेक्ट लिख सकते हो एम, और वी की डायमेंशन अभी जस्ट निकाली, तो वी की मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो वी की लिखोगे बच्चों L2 T-2 है ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी यहाँ पे, अब आप लोग समझ सकते हो। वी की क्या होती है, एल, ऐसे तो L1 T-1 होती है, लेकिन स्क्वायर है तो अपन को यहाँ पे L2 T-2 करना पड़ेगा, ये हो गया यहाँ पे। इसके बाद में बच्चों देखो सी, देखो ये यहाँ पे बैठ रहा है, देखो ये सेम आ रही, देखो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये जो बी है, बी की और ये हमारा जो पहले जो अपन ने माना था जूल की, ये दोनों की सेम आ रही है यहाँ पे, यानी ये कह सकते हैं ये हो सकती है, ठीक है, हाँ ये होगी अपन कह सकते हैं। लेकिन और भी देखना, केवल जरूरी थोड़ी यहाँ पे एक ही आंसर हो सकता है कि और भी वहाँ पे। चलिए सी को ट्राई करते हैं। अगर सी को ट्राई करते हैं तो सी में दे रखा है बच्चों m इंटू ए, और m आपको पता है मास है, और मास की डायमेंशन क्या होती है, m1 होती है, m हो गया, और ए आपको पता होना चाहिए, ए क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, ए मतलब होता है लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, और लेंथ की क्या यूनिट हो जाएगी, डायमेंशन क्या हो जाएगी, L1 हो जाएगी, और टाइम t अपॉन में 2 है तो ऊपर आएगा -2 हो जाएगा, ये -2। तो क्या ये सेम है, क्या ये भी सेम नहीं है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। इसके बाद में बच्चों अपन चेक करते हैं यहाँ पे डी, तो डी देखोगे आप लोग, डी आ रहा है यहाँ पे 3/16 mv स्क्वायर, और अब अगेन इसको तो आपको कंसीडर करना नहीं है, तो mv स्क्वायर, तो mv स्क्वायर, m आपको पता है कि क्या होती है, m क्या होती है m1, और v2 के भी जस्ट अपन ने देखा था, यही तो है यहाँ पे, सेम ही होगा यहाँ पे L2 T-2, यानी ये कह सकते हैं यहाँ पे डी वाली, ये जो डी है बच्चों, डी वाला भी हमारा हो सकता है सेम ही, देखो डी भी यहाँ पे सेम है, ML2 T-2 ये भी सेम है, यानी अपन कह सकते हैं जो डी वाला है ये भी होगा यहाँ पे, डी वाली है ये भी डायमेंशन यहाँ पे होगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो डी वाला ये भी होगा यहाँ पे। अब इसके बाद में बच्चों लास्ट आता है यहाँ पे ई, जिससे यहाँ पे पवन आंसर कर रहे थे। चलिए देखते हैं यहाँ पे ई क्या, इनका आंसर करेक्ट है क्या, देखो हाफ है, यहाँ पे है हाफ mv स्क्वायर प्लस ma, तो इसकी आप डायमेंशन देखोगे बच्चों, तो इसमें तो इसको तो कंसीडर करना नहीं है आपको, mv स्क्वायर है, mv स्क्वायर के तभी जस्ट अपन निकाली, यहाँ पे क्या आ जाएगा m1 L2 T-2, अच्छा वी स्क्वायर है ना, वी स्क्वायर इसका मतलब ये आएगा, हाँ सी T-2 है ना, T-2, और यहाँ पे m की क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे m की होती है यहाँ पे मास, और मास का क्या होगा m, और एक्सीलरेशन अभी m की तभी जस्ट निकाली ना अपन ने, m की निकाली थी, कौन सा निकाला था, थर्ड नंबर सी, ये रहा सी बच्चों, ये सी अपन एक ही तो निकाली थी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ML T-2। तो बच्चों आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखो, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, याद है, अपन डायमेंशन को तभी ऐड कर सकते हैं जब डायमेंशंस क्या हो बच्चों, सेम हो। तो आप लोग देखो क्या यहाँ पे डायमेंशन सेम है, क्या ये डायमेंशन सेम है क्या, बिल्कुल सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो आप इनको ऐड नहीं कर सकते हो, अगर ऐड नहीं कर सकते हो तो इतना ही रखना पड़ेगा आपको। तो ऐसे केस में यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा, क्या वो यहाँ फाइंड आउट हो पाएगा, क्या यहाँ पे नहीं हो पाएगा, इट में सब कह सकते हैं ई बी नहीं होगा। तो फिर कौन कौन सा सी होगा, यहाँ पे कह सकते हैं कि एक तो बी, एक क्या बच्चों अपन कह सकते हैं एक तो बी वाला और एक यहाँ पे डी वाला, ये दोनों यहाँ पे हो सकते हैं। पर बच्चों फिर भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आप लोग आगे पढ़ोगे तो ये जो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्चुअल में जो फॉर्मूला होगा वो कौन सा होगा, बी वाला है ना, बी वाला होगा यहाँ पे, ठीक है, बी वाला ही होगा यहाँ पे एक्चुअल में, ठीक है, ये अपन कह सकते हैं यहाँ पे। इसलिए तो कहते हैं यहाँ पे कभी कभी यहाँ पर दिक्कत आ सकती है यहाँ पे,
सिर्फ अपन यहाँ पे डायमेंशन से नहीं कह सकते कि भी दोनों वहाँ पे सेम आएगी, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक है ना, देखो अगर यहाँ पे सिर्फ के की बात करें तो के तो यहाँ पे इसने कुछ ऐसा बोला नहीं। अच्छा काइनेटिक एनर्जी बोला है, देखो इसने क्वेश्चन में बोला है बच्चों काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी बोला, और आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो हाफ एम वी स्क्वायर यानी कि जो बी वाला होगा वही यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बी होगा यहाँ पे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एच कहाँ से आ गया यहाँ पे चलिए नेक्स्ट बढ़े अपन यहाँ के आगे क्वेश्चन बढ़े, लास्ट क्वेश्चन करें अपन यहाँ पे। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए तो क्वेश्चन है बच्चों, कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम। ये कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम को कंसीडर कीजिए, और आपको पता है पेंडुलम कैसा होता है। तो पेंडुलम चलिए अपन देख लेंगे अपन यहाँ पे, चलो बता देता हूँ मैं आपको ना। देखिए बच्चों पेंडुलम पे क्या क्या होता है, पेंडुलम में एक तो होगा यहाँ पे बॉब होगा, बॉब मतलब समझते हो ना, बॉब यानी जो छोटा सा गोल गोल सा तो उसको अपन बॉब बोलते हैं। और एक इसके अंदर क्या होती है वहाँ पे, एक होती है उसके अंदर एक स्ट्रिंग होती है वहाँ पे। स्ट्रिंग कैसी होती है, एक स्ट्रिंग ऐसी होगी यहाँ पे, ये स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, ये स्ट्रिंग, और बेस यही है यहाँ पे। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपसे, तो ये कहता है कि कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब। ये बॉब हो गया हमारा, ये बॉब है यहाँ पे, इसको लिख देते हैं अपन बॉब, ये बॉब। साथ में ये कह रहा है कि बच्चों दैट अटैच टू ए स्ट्रिंग, तो ये ऊपर वाला जो होता है ये स्ट्रिंग होता है, ऊपर को फिक्स है, यहाँ पे फिक्स कर रखा अपन, यहाँ पे हवा में नहीं है, फिक्स है स्ट्रिंग, इसको अपन स्ट्रिंग बोलेंगे। और आगे क्या कहता है, ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है इधर से उधर यहाँ पे मूव कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, मास ऑफ बी एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम इट्स टाइम यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। क्या कहा जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि बच्चों यहाँ पे जो ये क्या है, सपोज पीरियड ऑफ डायमेंशन है ना, ये कह रहा है कि इसका जो ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होगा, ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होगा यानी कि जो टी है, ये जो बॉब है ना यहाँ से उधर यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड जानते हो वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, उसी को अपन टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये कह रहा है कि इसका जो ऑसिलेशन है, इसका जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड यहाँ पर डिपेंड कर रहा है बच्चों किस पे, लेंथ पे। ये डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और डिपेंड कर रहा है मास पे, इस पर डिपेंडेंट है ना, मास पे डिपेंडेंट है, और किस पे, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पे डिपेंडेंट है, यानी कि ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड है। तो अपन यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो टाइम है ये तीनों पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे तीनों पे डिपेंडेंट है ना। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक इक्वेशन लिखते हैं, एक रिलेशन लिखते हैं बच्चों, और फिर चेक करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा जो फॉर्मूला आता है वो क्या बिल्कुल सही आता है या नहीं आता यहाँ पे, ठीक है। चलिएगा देखो यहाँ पे कोशिश करते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास में बच्चों अपन यहाँ पे जैसा क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो टाइम देखो, वन साइड में क्या है, टाइम है, और सेकंड साइड आप क्या लिखोगे, एक आपको कांस्टेंट लेना पड़ेगा। देखो कांस्टेंट आपको लेना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लाई में वैल्यू क्या है, कुछ मैग्नीट्यूड वहाँ पे आ सकता है। तो अपन यहाँ पे क्या, एक कांस्टेंट लेंगे, एक अपन यहाँ पे कांस्टेंट लेना है, ये कांस्टेंट। साथ में क्या क्या कर रहा है, लेंथ लेने हैं, तो लेंथ भी लेंगे अपन यहाँ पे, मल्टीप्लाई में लेंगे अपन, लेंथ भी लेंगे। और यहाँ पे पावर कितनी है ये अपन को मालूम नहीं है, तो पावर यहाँ पे इसकी एक्स मान लो। और मास भी पता नहीं है, मास की पावर क्या हो सकता है कि वो अपॉन में आए। देखो आप ये सोचते हो कि सर ये ऐसा भी हो सकता है कि अपॉन में आ जाए, हाँ बच्चों वो अपॉन में आ सकता है, अपॉन में आ सकता है यहाँ पे। पर आपको ये भी मालूम होना चाहिए, अगर अपॉन में आएगा, अगर ऊपर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस में हो जाएगी बस, और क्या होगा। तो अभी अपन को यहाँ पे वैल्यू पता नहीं, यहाँ पे एक्स वाई और जेड की वैल्यू नहीं मालूम है। ये माइनस में भी आ सकती है, प्लस में भी आ सकती है, ये बेस अपन एक सिंपल सा रिलेशन लिखा। अगर आप इसको डायमेंशन की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहोगे तो डायमेंशन की फॉर्म में अपन इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टाइम। तो इधर है टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशन क्या हो जाएगी, टी लिखोगे आप लोग, ये टी लिख दिया। और आप चाहो तो चलो ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट को के लिख लो यहाँ पे। और इसके बाद में यहाँ पे लेंथ की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल, इसकी पावर एक्स लिख लो। और मास क्या है, यहाँ पे मास को अपन एम लिखेंगे, इसकी पावर वाई लिख लो। और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यहाँ पे है ना, नहीं एक्सीलरेशन नहीं, यहाँ पे एक मिनट, क्वेश्चन क्या दे रखा है, मास ऑफ द एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन है ना, एक्सीलरेशन यहाँ पे एक ही बात कर रहा है, यहाँ पे एक की बात कर रहा है ना, ए क्यूब का मतलब क्या होता है, सॉरी ए क्यूब नहीं है, ए है सिर्फ ए, सॉरी ए की पावर जेड यहाँ पे है ना, ए की पावर जेड है, ए की पावर जेड। और ए आपको पता है एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, यही तो होती है। और लेंथ आप कर सकते हो, लेंथ की पावर कितनी हो जाएगी, एल की पावर जेड लिख दोगे ना अपना। देखो यहाँ पे एल अपॉन आप लिख सकते हो कि एल की पावर जेड। देखो ये समझ में आ रहा है कि आपको, एक बार मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ ऐसे। आप है ना ये जो ग्रेविटी है ना, इस ग्रेविटी की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, क्या ऐसा नहीं लिख सकते हो क्या,
एक मिनट है। एक ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, इसकी जगह लिख सकते हो कि लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, ये आप लोग लिख सकते हो। और ये भी कह रहा है कि इसकी होल पावर अपन को क्या लेनी है बच्चों, जेड लेनी है अपन को, इसकी होल पावर अपन को जेड लेनी है। तो चलिए लिखते हैं इसके अपन यहाँ पे, लेंथ की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, ये एल, लेकिन पावर में जेड है तो जेड भी लिखोगे पावर, ये जेड लिखेंगे। अपॉन में देखो, अपॉन में क्या है, यहाँ पे टाइम है, ये टाइम, और टाइम की डायमेंशन टी होगी, और पावर कितनी है, 2 है, लेकिन ध्यान रखिएगा एक और पावर, इसकी एक और पावर कितनी यहाँ पे, जेड दे रखी है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना आपको, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे सोल्व करें इसको, चलिए ठीक है। तो अगर आप लोग इसको आगे सोल्व करते हो तो सोल्व करें अपन इसको, तो सोल्व करेंगे तो इसको, चलिए इधर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, M0 L0 T1, क्या ऐसे लिख सकते हैं अपन, T1 बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ पे T1 लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे टाइम की डायमेंशन यहाँ पे 1 है। और इधर क्या लिख सकते हो आप लोग, इसको सोल्व करेंगे सिंपल वे में लिखेंगे तो L की पावर x, तो यहाँ पे LX लिख सकते हो, सारा सबको एक साथ लिख देता हूँ मैं, ये लिख दिया मैंने, और L की पावर x, और देखो यहाँ पे देखो L की पावर यहाँ पे जेड भी है, देखो यहाँ पे देखो जेड भी, यहाँ पे L की पावर जेड भी है। और आपको पता है कि जब कभी भी बेस सेम होता है, देखो आप लोग यहाँ पे देखिए ध्यान से समझ लेना, यहाँ पे L की पावर कितनी है बच्चों, x है, और यहाँ पे L की पावर क्या है, जेड है। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, जब कभी भी पावर से मतलब बेस सेम होता है तो उनकी पावर क्या होती है बच्चों, ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, L टू द पावर x प्लस जेड, बिल्कुल लिख सकते हो बच्चों ना, x प्लस जेड लिख सकते हो बिल्कुल, L की पावर ये हो गया। अब बच्चों बात करें यहाँ पे मास की, तो मास का तो क्या होगा, मास की पावर तो यहाँ पे y होगी, बस ये y होगी। टी की पावर बच्चों, टी की पावर आप क्या लिख सकते हो, टी जब ऊपर आएगा यहाँ पे, आप जब इसको ऊपर लेकर आओगे तो इसकी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, यानी आप कह सकते हो -2z कह सकते हो ना, -2z आप लोग बोल सकते हो, ये -2z, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब देखो बच्चों आप क्या करोगे, यहाँ पे कंपेयर करोगे, देखो यहाँ पे इसका जो यहाँ पे कांस्टेंट है इसको तो कंसीडर करना नहीं है आपको, आप क्या कह सकते हो, अगर इसकी कंसीडर करते हो बच्चों, देखो इनके वो वैल्यू फाइंड करेंगे, आपको यहाँ पे कंपेयर करना है, आपको यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या करोगे, कंपेयर करोगे, कंपेयर किसको करना है, मास को। अच्छा यहाँ पे मैंने आगे पीछे लिख दिया, आगे पीछे लिखा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे एम को देखो, एम को एम से कंपेयर करना है आपको, एम को एम से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखो एम की पावर यहाँ पे कितनी आ रही है, 0 आ रही है, और यहाँ पे कितनी आ रही है, वाई आ रही है यहाँ पे। तो क्या अपन ये कह सकते हैं क्या, जब बेस एम है तो पावर भी क्या होगी, सेम होगी, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 0 आएगा यहाँ पे। क्यों 0 आ रहा है, देखो बेस सेम है यहाँ पे तो पावर भी सेम होगी, बीच में इक्वल का साइन है यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू 0 जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही है। इसके बाद में देखो एल को कंपेयर करो, एल को कंपेयर करोगे बच्चों, यहाँ पे एल की पावर कितनी है, 0 है, और यहाँ पे एल की पावर एक्स प्लस जेड है, यहाँ पे एल की पावर कितनी है बच्चों, एक्स प्लस जेड है, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसके बाद में बच्चों देखो टी को देखो, टाइम, यहाँ पे टाइम की पावर कितनी है बच्चों, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर टाइम की पावर 1 है, और यहाँ पे देखोगे टाइम की पावर कितनी है, -2z है। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि -2z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई क्या? अगर ये बात समझ में आएगी तो एक बार आप यस लिखो बच्चों, एक बार यस लिख दो ताकि मुझे पता चले, एक बार यस लिख दो बच्चों बस, ठीक है। होने वाला है मुझे पता है, आज टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है, पर ये चैप्टर कंप्लीट करना है ना अपन को, तो एक बार बता दीजिए, यस लिख दीजिए। यहाँ तक समझ में आया क्या आपको? बिल्कुल सिंपल है, कुछ अपने यहाँ पर टफ नहीं किया अपन ने, एक बार यस लिखेंगे ताकि मुझे पता चले। चलिए ठीक है, करें अपन यहाँ पे, चलिए ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पे आगे देखिए, तो अब बच्चों देखो आगे अपन इसको सोल्व करें। देखो अब अपन क्या करना है, यहाँ पे एक्चुअल में अपन को यहाँ पे एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो क्या यहाँ से अपन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या, एक्स वाई। देखो हमारे पास में 3 इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इन तीनों की वैल्यू भी निकालनी बच्चों। तो क्या यहाँ पे वैल्यू फाइंड की जा सकती है क्या? बिल्कुल की जा सकती है। देखो वाई की वैल्यू तो 0 है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बढ़िया, वाई की वैल्यू तो आएगी हमारे पास में, यानी वाई की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या अपन जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर जेड की वैल्यू फाइंड करोगे तो बच्चों जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आई क्या? आई होगी आपको। यहाँ से देखो इस इक्वेशन से, यानी इक्वेशन थर्ड से मैंने जेड की वैल्यू फाइंड कर ली, जेड इज इक्वल टू -1/2, ये अपन ने सोल्व कर लिया। अरे अगर आपके पास में जेड की वैल्यू आ गई है तो इस जेड की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख के
क्या अपन यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो जेड की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है? -1/2। जेड की वैल्यू है यहाँ पर -1/2 है। अगर इस जेड की वैल्यू अगर आप यहाँ पर रखते हो जेड की जगह -1/2 और ये -1/2 जब आप इधर लेकर आओगे तो क्या बन जाएगा? एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी? यहाँ पे एक्स की वैल्यू बन जाएगी बच्चों +1/2। ये बात समझ में कि आपको समझ में आई होगी आपको, आई थिंक कि 11th स्टैंडर्ड में बच्चों आई थिंक ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आता तो इसका मतलब आप शायद थोड़ा भी आपकी कैलकुलेशन कमजोर, आपकी वीक आपकी, ठीक है। सिंपल यहाँ पे अपन कैलकुलेशन को सोल्व किया यहाँ पे। तो देखो आपके पास हम देखो y की वैल्यू भी आ गई आपके पास, y की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। x की वैल्यू भी कितनी आ गई? हाफ आ गई है। और z की वैल्यू भी आ गई यहाँ पे -1/2। इन तीनों वैल्यू को बच्चों यहाँ पे पुट कर दो। इन तीनों वैल्यू को अपन यहाँ पे ये जो लास्ट में ये जो निकल के आया ना हमारा ये वाला जो फॉर्मूला निकल के आया इसके अंदर आप लोग पुट कर दो, इसके अंदर पुट कर दो तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल पुट कर सकते हैं। यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे या फिर आप स्टार्टिंग वाले इसमें कर लो आप लोग। अरे इसमें कर लो, नहीं तो आप इसमें कर लो। देखो ये वाली इक्वेशन देखो, स्टार्टिंग में अपन ये इक्वेशन ली थी ना, देखिए ये वाली इक्वेशन ली थी अपन स्टार्टिंग में, ये वाली इक्वेशन ली थी अपन ने। चलिए मैं इसको वापस लिख रहा हूँ एक बार। यहाँ पे खिचड़ी पकड़ी, मुझे मालूम है खिचड़ी पकड़ी है पर आपको घबराना नहीं है। देखो अपन ने स्टार्टिंग में यही माना था T = K कॉन्स्टेंट माना था, अंदर माना था यहाँ पे एक तो लिया था अपन ने एम लिया था स्टार्टिंग में, एम ही लिया था ना, कहीं यहाँ पर गलत ना हो जाए बस। स्टार्टिंग में एल लिया था अपन है ना, सॉरी स्टार्टिंग में एल लिया था, कोई बात नहीं। यहाँ पे स्टार्टिंग में अपन एल लिया था, एल की पावर बच्चों अपन ने एक्स रखी थी सेकंड, वाई यहाँ पर सेकंड लिया था अपन एम की पावर बच्चों अपन ने वाई रखी थी और एल और टी की पावर रखी थी अपन ने जेड। अब देखो इन तीनों की पावर ये एक्स वाई जेड और तीनों की वैल्यू पर पता चल गई। एक्स की वैल्यू यहाँ पर अपन ने जब फाइंड की थी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? एक्स की वैल्यू यहाँ पर आई थी बच्चों 1/2। वाई जेड की वाई की वैल्यू कितनी आई थी? वाई की वैल्यू 0 आई थी और जेड की वैल्यू कितनी आई थी? -1/2। बस वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, तो वैल्यू पुट करें अपन तो हमारा फॉर्म इक्वेशन क्या बन जाएगी? T इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? K और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी 1/2 है तो लिख दो यहाँ पे x की वैल्यू 1/2, तो l टू द पावर आप क्या लिख सकते हो? 1/2 और y की वैल्यू 0 रखनी है आपको। चलिए लिख देते हैं m टू द पावर y की वैल्यू क्या रख दोगे यहाँ पे? 0, ये 0 और t की पावर बच्चों, t की पावर भी आप लोग लिखोगे। t की पावर यहाँ पे क्या है? z है और j की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? -1/2। अब देखो आप इसको चाहो तो और सिंपल वे में लिख सकते हो, k इज इक्वल टू l टू द पावर 2 और अपॉन t यानी t टू द पावर, अच्छा माइनस है ना, -½ है, इसको अपॉन में लेकर आऊंगा तो क्या जाएगा? +½ हो जाएगा यहाँ पे, ये +½ अब देखो आपको मालूम होना चाहिए अगर किसी भी वैल्यू पर अगर बच्चों आपको मालूम होना चाहिए अगर किसी भी वैल्यू पर अगर पावर हाफ आ रही है, कितनी आ रही है? पावर हाफ आ रही है। तो पावर अगर हाफ है तो आप उसको क्या लिख सकते हो? रूट में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? रूट में लिख सकते हो बच्चों। अगर किसी भी वैल्यू पर अगर पावर हाफ आती है तो आप उसको क्या लिख सकते हो? रूट में लिख सकते हो। रूट का मतलब ही होता है पावर हाफ। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? K/√L ये लिख सकते हो ना, मतलब रूट लगा सकते हो आप। यहाँ पे जो L है ना, L की जगह आप क्या लिख सकते हो? रूट लगा सकते हो। और नीचे जो T है, T पे भी रूट लगा सकते हो। ये T पे भी रूट लगा लो आप लोग, ये T पे भी अपन रूट लगा देते हैं। और आप चाहो तो इसको होल रूट लिख सकते हो। आप इसको होल रूट लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो? होल रूट लिख सकते हो, होल रूट लिख सकते हैं। लिख लें यहाँ पे, चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे L/T नहीं था एक्चुअल में, यहाँ पर अपन ने ये पावर जेड लिखी थी ना। देखो आप लोग यहाँ पे जो पावर जेड, ये पावर जेड अपन ने किसकी लिखी थी? ये जी की लिखी थी। यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल था ना ये वाला, ये क्या यहाँ पे? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है बच्चों। यहाँ पे ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, यहाँ पे जी की पावर जेड है। यहाँ पे किसकी पावर है? यहाँ पे जी की पावर जेड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जी की पावर जेड है, सॉरी यहाँ पे जी की पावर जेड है यहाँ पे ना, यहाँ पे जी की पावर जेड है। तो यहाँ पे आपको जी की पावर जेड करना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं आ रहा। बस यहाँ पे आपको जी लिख लेना, बस यहाँ पे जी की पावर जेड हो जाएगा। यहाँ पे बस जी की पावर जेड करना आपको, यहाँ पे जी की पावर जेड करना है, ये जी की पावर जेड। यहाँ पे जहाँ टी है ना उसकी जगह जी करना है। बस हो गया बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया। ये टी की पावर यहाँ पे जी लिखना है, बस ये जी लिखना है। ये हो गया, बस ये हो गया बच्चों, बस हो गया। तो यानी कि हमारे पास में जो फॉर्मूला निकल के आया लास्ट में जो बच्चों यहाँ पे हमारे पास में जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो आ रहा है K/√। L का मतलब क्या होता है बच्चों? लेंथ होता है ना, L का मतलब लेंथ होता है। तो आप चाहो तो यहाँ पे L लिख सकते हो लेंथ, और यहाँ पे जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ये है बेस्ट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आ गया हमारा, किसका फॉर्मूला आ गया? यहाँ पे टाइम पीरियड का, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। बस यही है, सही अब सही है, कोई दिक्कत नहीं, अभी सही है। यहाँ पे T इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों K/L/G। ये मैं बता दूं बच्चों, ये ऑसिलेशन का यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। देखो अपन यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव किया यहाँ पे।
अपन ने यहाँ पर डायमेंशन की हेल्प से इस फॉर्मूले को ड्राइव कर लिया है, टी इज इक्वल टू के एल अपॉन जी। और यहाँ पे जो के है ना बच्चों, यहाँ पे एक्चुअल में इसके जो के की जो वैल्यू है कांस्टेंट है यहाँ पे, और के की जो वैल्यू यूज की जाती है यहाँ पे टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई यूज करते हैं यहाँ पे। क्या यूज किया जाता है यहाँ पे 2 पाई, और जो फॉर्मूला बन जाता है फाइनली हमारा ऑसिलेशन का 2 पाई एल अपॉन जी। ये हमारा फॉर्मूला बन गया बस यहाँ पे, ठीक है। बस यही था बस। सॉरी बहुत ज़्यादा खींच लिया अपन ने, सॉरी। तो बस ये एक क्वेश्चन था जो अपन ने कर लिया बस। तो आज के लिए इतना ही करें, आज के लिए इतना करें। अब बच्चों देखो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, अगर आप लोग चाहो तो अपन कर सकते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि अपन क्या करें कि कल इसका एक क्विक रिवीजन ले लेके वन शॉर्ट वीडियो ले लेके पूरे एक वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर को रिवाइज करवा दूँ मैं, पूरे चैप्टर को एक वीडियो में, वन वीडियो में पूरे चैप्टर को, वन शॉर्ट वीडियो पता है। वन शॉर्ट में अपन पूरा इसको चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे एक बार। चैप्टर बहुत लेंथी था मुझे पता है, 12 लेक्चर हो गए इसके बच्चों, 12 लेक्चर यार, बहुत लेंथी खींच लिया अपन ने, पर कोई बात नहीं, अच्छे से सीखा अपन ने यहाँ पे। 12 लेक्चर हो चुके हैं बच्चों हमारे।